लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फिनेंशियल एसेट्स। फिनेंशियल एसेट्स ये सब बीपीएससी में कम है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, ये सारे हमारे यूपीएससी का पार्ट है। ठीक है, तो फिनेंशियल एसेट्स में हम लोग सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे हम लोग कॉल मनी। क्या पढ़ेंगे? कॉल मनी। अच्छे से समझना है, फिगर भी बनाते जाना है। आप चाहे तो फिगर बनाते जाए, समय बचेगा। दूसरा हमारा जो होगा वो होगा नोटिस मनी। फिर मैं इसमें समझा के लिख पाऊंगा, नोटिस मनी। दूसरा क्या होगा? नोटिस मनी। तीसरा हमारा होगा टर्म मनी। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा टर्म मनी। फोर्थ पार्ट जो हमारे होंगे वो ट्रेजरी आएंगे। ट्रेजरी बिल के नाम सुने हैं साहब? हाँ जी, ट्रेजरी बिल्स के सब लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है ना? ट्रेजरी बिल्स। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर, दो और। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। और लास्ट जो ऑप्शन हमारी है वह है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर मतलब हमें स्टडी आज करनी है कि फिनेंशियल एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। मीनिंग समझ में आ गया होगा? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अब इसको आप समझिएगा। ये सभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लैंड एंड बोरो का पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लैंड नहीं, लैंड। लैंड मतलब होता है हम कर्ज देते हैं, और बोरो मतलब हम कर्ज लेते हैं। क्लियर हो गई? तो ये हमें टर्म को समझना होगा, लैंड एंड बोरो। ठीक है, तो पहला हमारा है भैया कॉल मनी। देखो इसको समझेंगे फिर हम भाषा में लिख पाऊंगा। यहां पर होती है विदाउट इंश्योरिटी। क्या होती है? विदाउट, हम किसी भी प्रकार के कोई इंश्योरिटी नहीं देते हैं, या कह सकते हैं विदाउट एनी एश्योरेंस। विदाउट एनी एश्योरेंस यानी आप किसी को किसी प्रकार का एश्योरेंस नहीं देते हैं। लेकिन यदि आप किसी को 24 आवर्स इक्वल टू एक दिन कह सकते हैं, अ डे, यानी यदि किसी को आप लोन एक दिन के लिए मात्र दे रहे हैं और 24 घंटा के अंदर यदि आपको रिटर्न मिल जाता है तो वह किसका पार्ट हो जाएगा? कॉल मनी का। डायरेक्ट हो गई? तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कॉल मनी से आप क्या समझते, तो आप जवाब क्या दोगे? वैसा लैंड या वैसा हम कह सकते हैं लोन जो हम किसी को 24 आवर्स के लिए देते हैं। मान लो आज हमने दिया किसी को लोन और लोन हमें कल रिटर्न हो गया। जैसे अभी आपने कहा सर हम, हाँ तो दीजिए ना 100 रुपया, हमारे पर्स में घरे छूट गया है। अच्छी बात है, पर्स छूट गया। सर कल कोचिंग आएंगे तो दे देंगे। कल इसी टाइम में आप आओगे? 24 घंटा की बात हुआ ना? तो अभी आपने 100 रुपया किसी से लेकर चला गया और कल वो पैसा को आपने रिटर्न कर दिया। तो क्या हुआ? आज लिया कल दे दिया। एक किसका पार्ट हो जाएंगे? कॉल मनी का। मीनिंग क्लियर हो गई? अब दूसरा जो हमारा पार्ट होती है यह होता है साहब नोटिस, यानी ये भी हमारा होगा विदाउट एनी एश्योरेंस। क्या होगा? विदाउट एनी एश्योरेंस। इसमें भी हम कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। मैं पहले समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा। इसमें भी हम किसी भी प्रकार के कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि यहां पर भी हमने लोन क्या किया? लेंट किया। लेंट मतलब लोन हमने दे रहा है। तो यहां पर लोन कितने दिनों के लिए दिया? 24 घंटा के लिए। और 24 घंटा में हमें क्या होना चाहिए? रीपेड होना चाहिए। रीपेड समझ में आ रही है? जो हमने दिया भैया ये हमको वापस कर देना। और इसमें क्या होगा? जो नोटिस मनी होगा ये हमारा होगा फॉर 14 डेज। ये कितने दिन के लिए होगा? 14 डेज, यानी 14 दिन के लिए यदि हम आपको लोन दिया और 14 दिन के बाद या 14 दिन के अंदर यदि आप हमको रिटर्न कर देते हैं हमारा दिया हुआ लोन, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं मैच्योरिटी, या कह सकते हैं कि हम इसकी बात करते हैं ड्यूरेशन का। क्लियर हो गई? तो यदि आप 14 डेज में आप हमें दे देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है नोटिस मनी। अगला हमारा है टर्म मनी। टर्म मनी का मतलब क्या होता है? टर्म मनी का मतलब होता है कि आपको जो भी लोन लेंट किया गया, लोन लेंट किया गया, आप मोर देन 14 डेज, कितने? मोर देन 14 डेज यदि आपको टाइम मिलता है, और यहां पर कितना दिन मिला? 14 डेज मिला। तो 14 दिन के लिए पहला हमने देखा 1 दिन, फिर देखा 14 दिन, फिर देखा हमारा 14 दिन से अधिक। तो ये हमारा किसका हो जाएंगे? ये टर्म मनी हो जाएगा। अब होता है हमारा ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ट्रेजरी बिल्स में हमारा जो पार्ट होगी यह होगा
365 दिन के लिए, यानी कह सकते हैं इक्वल टू, हम कह सकते हैं 1 ईयर। क्लियर हुआ? यानी 1 साल के लिए यदि आप लेते हैं किसी से लोन, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रेजरी बिल्स के अंतर्गत आती है। और ट्रेजरी बिल्स जब हम आगे देखेंगे तो ट्रेजरी बिल हमारा 4 भागों में टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा साहब? 4 भागों में टूटेगा। अब ये 4 भाग ट्रेजरी बिल क्या होता है? एक हमारा ट्रेजरी बिल जो होता है 14 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? एक 14 दिन का मैच्योरिटी वाला होता है। मतलब आप सुना होगा कि अक्सर बैंक में नीलामी होता है, सुनते हैं क्या? आज बैंक में ट्रेजरी बिल का नीलामी होता है तो ये 14 दिन का होता है। तो इसकी भी मैच्योरिटी या कह सकते हैं इसका जो टोटल ऑक्शन होता है वो 100 करोड़ होता है, उसको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो एक हमारा होता है 14 दिन का, एक होता है हमारा 91 डेज का। 91 डेज का ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल कितने दिन का हो जाएंगे? 91 डेज का हो जाता है। अब 91 इंटू 2 कर लो तो 182 डेज हो जाएगा, ये ना होगा? यानी एक ट्रेजरी बिल हमारा होगा 182 डेज का, और इसका फिर मल्टीप्लाई आप कर लो तो लगभग हो जाएगा वही 365 दिन। आप ले लो 64 होगा ना, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 1 3, 364 हुआ ना। यानी इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं साहब कि यदि आप लगभग 365 दिन तक का ही आप लोन लेते हैं या ट्रेजरी बिल लेते हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर, तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं या ट्रेजरी बिल कितने भागों में टूटते हैं? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। इसकी मैच्योरिटी पे हम लोग से बात करेंगे, कितने कितने मैच्योरिटी होती है, 100 करोड़ 100 करोड़, इस तरह से कौन कौन दिन का ऑक्शन लगाता है बैंक, कौन कौन बैंक जो होता है डे को एक खास तौर पे नीलामी करता है, इस चीज़ों को हम लोग को देखना होगा। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, फिनेंशियल एसेट्स में शुरू करते हैं। फिनेंशियल एसेट्स में पहला हमारा है कॉल मनी। पहला हमारा क्या है? कॉल मनी। तो कॉल मनी में लिखेंगे आप विदाउट एनी अश्योरेंस, विदाउट एनी अश्योरेंस, दिस इज अ लोन लेंट फॉर, दिस इज अ लोन लेंट फॉर, दिस इज अ लोन लेंट फॉर just a day, just a day, which is repaid the next day, which is repaid the next day। क्लियर हो गया? इसको हम लोग कौन सी मनी बोलते हैं? कॉल मनी। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल मनी? क्या ढूंढना है? एक दिन वाला लोन कहीं है कि नहीं है। क्लियर हो गया? आज मिल दिए लोन और कल उसको हम रिटर्न कर दिए, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? कॉल मनी का। दूसरा हमारा क्या है? नोटिस मनी। नोटिस मनी इसमें लिखें विदाउट एनी अश्योरेंस, विदाउट एनी अश्योरेंस, दिस इज अ लोन लेंट फॉर, दिस इज अ लोन लेंट फॉर मोर देन, सॉरी, लेंट फॉर मोर देन अ डे, more than a day, but less than, more than a day, but less than a duration of 14 days, a duration of 14 days। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम? एक दिन के लिए कॉल मनी, एक दिन से अधिक लेकिन 14 दिन से कम, क्या हुआ? नोटिस मनी। आगे क्या पढ़ना है? टर्म मनी। टर्म मनी लिखेंगे when the duration of the maturity, when the duration of the maturity of a particular amount, of a particular amount deposited, deposited is more than 14 days, deposited more than 14 days। क्लियर हो गया? अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को लिखेंगे, फिर इसको हम बाद में, इसको इसके पहले हम सभी को कर देते हैं डिफाइन, ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी बिल को हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे ट्रेजरी बिल में लिखेंगे विद द ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी, with the duration of the maturity
of less than a year, less than a year. These belong to the government. These belong to the government in the bond of debt security format. डेट मतलब कर्ज, DEBT, डेट, सिक्योरिटी ऑफ या सिक्योरिटी फॉर्मेट. These are brought in the form of government treasury bills which are taken as loans from the government. देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है बाबू? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब आप फिक्स्ड पीरियड के लिए क्या करते हो, फिक्स पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम भी कर सकते हो, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट करते हो, ठीक है, अमाउंट को डिपॉजिट करते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जब आप अपने अमाउंट को फिक्स पीरियड के लिए यदि आप जमा करते हैं तो किसका पार्ट हो जाता है? वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का पार्ट हो जाता है. क्लियर हो गया? तो लिख लीजिएगा. और एक हमारे कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर में क्या होती है? कॉमर्शियल पेपर जो होता है कॉर्पोरेट पेपर भी कर सकते हैं, ठीक है. और यह जो होता है एक तरह से कह सकते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड इवन दो द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डेब्ट. मतलब जिसमें कम समय के लिए यदि किसी को लोन नहीं दिया जाता है तो वह हमारा जो पार्ट होती है वो कॉमर्शियल पेपर का पार्ट होता है. क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर एक फिक्स समय के लिए जहाँ पर आप लोन डालते हैं या कह सकते हैं जहाँ पर आप पैसा जमा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वह हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहलाता है. इज इट ओके? तो ये लिख लेंगे. This works on the format of electronic funds that remain deposited in a particular bank for fixed period of time. लास्ट हमारा है कॉमर्शियल पेपर में लिखेंगे इट इज मेनली यूज्ड बाय कॉर्पोरेट्स. Mainly used by corporates. It is an instrument that is not secured even though for a short duration of debt. हो गया? क्लियर? अब हम लोग चढ़ते हैं ट्रेजरी बिल मार्केट की ओर, हम लोग आगे बढ़ेंगे. देखो बाबू, ट्रेजरी बिल मार्केट जो है हमारा, ट्रेजरी बिल मार्केट, तो ट्रेजरी बिल मार्केट जो है इसमें हमने 4 भागों में तोड़ा. एक बार याद कर जाओ. पहला हमारा है ट्रेजरी बिल 14 डेज का है, 14 दिनों का है. क्लियर हो गया? दूसरा हमारा है ट्रेजरी बिल 91 डेज मैच्योरिटी वाला है,
91 डेज जो डे दे रहा है ना, ये मैच्योरिटी पीरियड है। इसके बाद होता है 182 डेज का ट्रेजरी बिल, आप भी फिगर बना लेना। और एक होता है ट्रेजरी बिल, इसका डबल कर दो तो 364 डे होगा, या है ना, क्योंकि 65 डे से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग को पढ़ना होगा कि ये जो होगा ये मनी मार्केट और फिनेंशियल मार्केट की ओर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे बाबू लोग, ये जो हमारा पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेजरी बिल 14 डेज का, ये जो था ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया। इंट्रोड्यूस्ड मतलब लाया गया, तो इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी 14 दिन का जो मैच्योरिटी पीरियड है ये कब लाया गया, 1997 में। किसके द्वारा, बाई RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर हो गई। दूसरा होती है कि इसका मैच्योरिटी जो पीरियड होता है, मैच्योरिटी जो इसका पीरियड होता है, मतलब जो टाइम होती है, या इसका 14 डेज होता है। कितना दिन होता है बाबू, 14 डेज होता है। क्लियर हो गई। तीसरा होता है कि इसका ऑक्शन होता है। ऑक्शन समझ में आ रही है, ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। तो ऑक्शन जो होता है एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे मतलब हर जुमा के दिन, एवरी फ्राइडे ऑफ वीक, यानी सप्ताह के हर शुक्रवार के शुक्रवार क्या होता है, ये हमारा ऑक्शन होता है। अच्छा, इसमें ऑक्शन का कोई अमाउंट तो रहा होगा, तो इसमें जो होते हैं ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। ऑक्शन जो अमाउंट होते हैं यह होता है हमारा 100 करोड़। कितना होता है बाबू लोग, 100 करोड़। हमारा 100 करोड़ होता है, जिसको आप ऑक्शन अमाउंट कर सकते हैं, या कभी कभी एग्जाम में हो सकता है नाम दे दे तो नोटिफाइड अमाउंट भी कह सकता है। क्या कहेगा, नोटिफाइड अमाउंट। तो एक क्लियर हो गया। बोलो टफ है या इजी है, वेरी इजी है ना। तो इसमें कुछ नहीं, 14 दिन का जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड होता है, 14 दिन का जो ट्रेजरी बिल होता है, इसमें क्या क्या करना है, 14 दिन क्या इंडिकेट कर रहा है, मैच्योरिटी। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं, कुछ ऐसे टीम क्या कर सकते हैं, कंपनियां होती जो कहती है कि आज आप पैसा दीजिए, कल हम डबल कर देंगे, महीना में डबल कर देंगे। तो महीना में डबल का यानी 30 दिन और लिया। बैंक में भी इस तरह से होता है कि आप इतना दीजिए, इतना दिन के लिए आप फिक्स कर सकते हैं, इतना दिन के लिए कर सकते हैं। क्लियर हो गई। तो जो ईयर और डेट देता है वो हमारा क्या है, वो मैच्योरिटी पीरियड है। क्लियर हो गया। तो जैसे हम ट्रेजरी बिल 14 डेज पढ़ते हैं, तो 14 डेज 14 दिन हमें क्या इंडिकेट करता है, ये 14 जो है ये इंडिकेट करता है कि मैच्योरिटी पीरियड है। क्लियर हो गया। अब होता है कि इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो भारत सरकार की RBI ने किया 1997 में। अब एक कब ऑक्शन होता है, बैंक कब करती है, तो एवरी फ्राइडे ऑफ कह सकते हैं, एवरी वीक ये भी तो कह सकते हैं ना, हर सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को। जैसे आज कौन सा है, वेंसडे है, यानी कल के बाद परसों। उसके बाद होगा कि इसमें कितना पैसा का हम प्रॉपर्टी का हम इसमें ऑक्शन करते हैं, 100 करोड़। क्लियर हो गई। इसके बाद हमने पढ़ेंगे हम लोग 91 डेज वाला पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, 91 डेज। इसमें भी यही चीज याद रखना है, 91 डेज जो है ये भी इंट्रोड्यूस उसी समय हुआ था 1997 में। अब होता है इसके डायरेक्ट हम आते हैं मैच्योरिटी पीरियड का। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, ये मैच्योरिटी पीरियड इक्वल टू कितना होंगे, 91 डेज। कितने दिन होंगे, 91 डेज हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब क्या इसमें देखना है कि इसमें ऑक्शन कब होता है, तो ये ऑक्शन होते हैं एवरी फ्राइडे, ये भी रहेगा एवरी फ्राइडे ऑफ एवरी वीक। और थर्ड याद करना है कि नोटिफाइड जो इसका अमाउंट होता है, नोटिफाइड जो इसकी अमाउंट होती है, यह अमाउंट कितना होता है, तो इसका भी होता है 100 करोड़। कितना होता है, 100 करोड़। हो गया दादा, जल्दी से कर लो आप। हाँ बोलिए। इतना का हम मार्केट में नीलामी करते हैं। अब समझ आया, जो भी हम नीलामी करेंगे वो इतना का सामान होगा, प्रॉपर्टी होगा। क्लियर हो गया। यस, जल्दी करेंगे।
तब हम 82 डेज पे आएंगे। अब हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 182 डेज का पार्ट। ये 182 डेज जो था, इसके लिए एक कमिटी बनी थी, यानी एक कमिटी के रिकमेंडेशन हुआ था। कमिटी रिकमेंडेड कह सकते हैं ना, कमिटी रिकमेंडेड। और एक कमिटी का क्या नाम था, वागुल। क्या नाम था इसका, कमिटी का पूरा नाम था वागुल वर्किंग ग्रुप। वागुल वर्किंग ग्रुप एक कमेटी बनी थी, और एक कमेटी ने भारत सरकार को कह सकते हैं रिकमेंड किया कि आप एक ट्रेजरी बिल लाइए, और उस ट्रेजरी बिल का जो पीरियड होना चाहिए वह 182 डेज होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी जो पीरियड होता है वह होता है 182 डेज। क्लियर हो गई, 182 डेज। और इसका जो ऑक्शन, या कह सकते हैं इसका जो नोटिफाइड जो अमाउंट होता है, ये भी होता है इसका 100 करोड़। कितना होता है, लेकिन ये जो ऑक्शन्ड होता है, ऑक्शन्ड ये होता है एवरी अल्टरनेट वेडनेसडे। समझ में आया, ये ऑक्शन होता है, लेकिन कब होता है, प्रत्येक एवरी अल्टरनेट वेडनेसडे। मतलब आज जैसे बुधवार हुआ, आज है ना वेडनेसडे, तो मान लिया जाए कि आज हमने 182 डेज ट्रेजरी बिल हमने ऑक्शन पे लगाया, तो अगला बुधवार के नहीं होगी बल्कि उसके बाद होगी। मतलब होली वाला दिन में नहीं होगा। अब समझ आया, कि होली भी आई थिंक बुधवार को ही आ रही है ना, तो उसमें नहीं होगा बल्कि होली के बाद वाला जो बुधवार आएगा उस दिन होगा। मैंने क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? हाँ बाबू, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है यहां से। इसमें किसी का है कॉमर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स ना होगा तो काहे का टेंशन लेने जाएगा बता करके, है ना। मुस्कान हंस रही, लगता है मुस्कान का है, नहीं है। अरे कभी जबरदस्ती भी बोला करो कि यस है सर, आगे बोलिए। नहीं है, अब देखो इस चेंज कराएगी तो क्या दिक्कत है। डॉक्टर विदाउट सर्टिफिकेट। अब हमारा क्या होगा, अब हमारी होगी 364 डेज। तो इसका भी हम करेंगे। देखो भैया, ये भी था हमारा रिकमेंडेड बाय वागुल वर्किंग कमिटी। वागुल वर्किंग कमिटी, ये भी वागुल वर्किंग कमिटी के सिफारिश पर ही इसको लॉन्च किया गया। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैं बोल दूं तो लिख लेंगे आप। इसका भी मैच्योरिटी पीरियड 364 डेज होता है। लिख लो, मैं बोल ही देता हूं, 364 डेज होता है। इसमें नोटिफाइड जो हमारा अमाउंट होता है ये 500 करोड़ होता है, 500 करोड़ होता है। और ये जो ऑक्शन्ड होता है वो भी अल्टरनेट वेडनेसडे को होता है। अल्टरनेट वेडनेसडे यानी एवरी अल्टरनेट वेडनेसडे हो गया। अब प्रश्न होगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन इन्वॉल्व होंगे। तो याद रखिए, भारत के सारे बैंक के काम करेंगे, नोट करके लिख लो। क्लियर हो गई, सारे के सारे। तो लिखेंगे बाबू, नोट करके लिख लो, एनओटी नोट। यदि क्वेश्चन वहां से आए तो कहिएगा कि हमारा कॉपी में है सर, तो पूछ के तो देखो, बस खाली नहीं पढ़ेंगे। तो लिखा जाए, दीज आर ब्राउट बाई आरबीआई, दीज आर ब्राउट बाई आरबीआई, आरबीआई के द्वारा लाई जाएगी। कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉरपोरेशंस। एनबीएफसी का नाम सुना है, नॉन बैंकिंग
कॉमर्शियल कॉरपोरेशंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कब आया था UTI? 1997। मुस्कान, UTI कब आया था? अच्छा, UTI का नया नाम क्या है ये तो बताया होगा। एक्सिस बैंक, याद है? तो ये कब आया था UTI? 1964। काहे कंफ्यूजन हो जाता है? अच्छा ठीक है, मैम सुन रहे हो, डेट का इनका कंफ्यूजन होता है, डेट नहीं है ईयर है। आगे लिखेंगे UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हो गया भैया? ये सभी क्या लाते हैं? ऑक्शन लाते हैं, है ना। एक और लिखेंगे, ट्रेजरी बिल्स आर मोस्ट लिक्विड, ट्रेजरी बिल्स आर मोस्ट लिक्विड because RBI is always ready to buy and discount them. RBI is always ready to buy and discount rent. Sorry, buy and discount them. क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गई है? पूछताछ किया जाए, करने जा रहे हैं। वो बड़ा मजेदार क्लास है साहब, और इसमें अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर। क्या पढ़ेंगे? फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर, देखो साहब, इसको हम लोग बोलते हैं विदेशी निवेशक। क्या बोलते हैं? आप लोग अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भारत में FDI आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सुनते हैं। अब आप लोग से मान लो एक मैं प्रश्न पूछूं कि भारत की जो हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है इसको अभी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी की श्रेणी में रखा गया है, रखा गया ना। अब आपसे प्रश्न होता है कि भारत ऐसे इकोनॉमी में क्या जरूरत है? FDI की जरूरत है या FPI की जरूरत है? किसकी जरूरत है? FDI। क्यों भैया? वाई? तो अब इसमें भी उसी तरह हमें चर्चा करना होगा कि हमारा फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं दो भागों में बटेंगे। कितने भागों में बटेंगे? दो भाग में बटेंगे। एक होगा हमारा FPI। क्या होगा? FPI। और एक होगा हमारा FDI। क्लियर होगा? एक होगा हमारा FPI और एक होगा FDI। FPI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है फॉरेन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई? यानी हमारे पास दो चीजें हैं, FDI और FPI। और FPI जो है बाबू, ये हमारा दो भागों में टूटता है। एक होता है हमारा इसका पार्ट FII, FII, और एक जो इसका होता है वो होता है QFI, QFI। अब हमें ये समझना होगा। और भारत ऐसे जो इकोनॉमी है जिसे हम गरीब एक अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं, जहां पर हम इसे एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में जानते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए मुझे जहां तक लगती है कि FPI की जरूरत नहीं है, FDI की जरूरत है। बिहार ऐसे अर्थव्यवस्था के लिए FPI की जरूरत नहीं है, FDI की जरूरत है। इसके बारे में मैं आपको तुलना करके समझा रहा हूं, पहले समझ जाओ। कंसेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। देखो FPI में क्या है, मान लिया जाए इंडिया के कंपनी को हम लेते हैं, और उस कंपनी को, इंडिया का कंपनी को हम लेते हैं बाबू, जैसे हीरो कंपनी का नाम सुना है? हीरो का नाम सुने हो? पहले हीरो था, वो होंडा था। हीरो भारतीय है, होंडा जापानीज है। पहले सुना होगा मारुति सुजुकी, है ना। तो मारुति इंडियन है और सुजुकी जापानीज है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है कि हीरो जो कंपनी है, मान लिया जाए कि आज के डेट में इतने हाई टेक्नोलॉजी आ गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जिसके कारण हीरो की जो प्रोडक्ट है आम जनता पसंद अब नहीं करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है महंगा भी इसका प्रोडक्ट हो सकता है चलाऊ नहीं हो, टिकाऊ नहीं हो। तो ऐसे चीज़ों में क्या है कि अब इसको मान लेते हैं कि बजाज और TVS ऐसी कंपनी जो है, इसको मान लिया जाए कि ओवरलैप कर रहा है, या कर सकते हैं इसको हरा रहा है या नीचे कर रहा है। क्लियर हो गई? तो एक कंपनी तो धीरे धीरे अब डूबने के कगार पे आ जाएंगे।
अब एक कंपनी के पास इतनी ज़्यादा फंड नहीं है कि बेचारा कंपनी अपनी प्रोडक्ट को उस लायक बनाए। अब एक कंपनी क्या करेगा? अब एक कंपनी ने क्या किया कि विदेशी निवेशक से कांटेक्ट किया। किसे कांटेक्ट किया? एक फॉरेन इन्वेस्टर से कांटेक्ट किया। क्लियर हुआ? एक फॉरेन इन्वेस्टर से इन्होंने कांटेक्ट किया, कहा कि कोई ऐसा है जो हमारे कंपनी में जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस प्रोडक्शंस में हमारे पास जो है फंड का कमी है साहब, कोई आए और हमारे यहाँ फंड करे और जो प्रॉफिट होगा हम लोग बांट लेंगे। मीनिंग क्लियर हो गया? अब विदेश में, विश्व में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा की कमी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छी बात है, भारत में बिहारियों का पहली पसंद हीरो, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये तो कंपनी ऑलरेडी पहले से था, ऐसा तो नहीं कि कंपनी नहीं था, ऑलरेडी पहले से था। अब विदेशी निवेशक आता है और आ करके कुछ नहीं, इन्होंने केवल फंड कर दिया। क्या दे दिया? फंड कर दिया, पैसा इसमें ला करके डाल दिया। ये जो बेचारा कंपनी डूबने के कगार पे था, दिवालिया होने के कगार पर था, अब एक कंपनी में जैसे पैसा आया, अब ये अपना प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया और ये भी चैलेंज देने लगा। जो पहले से प्रोडक्ट बाजार में इसको चैलेंज दे के खत्म कर रहे थे। क्लियर हो गया? अब क्या होती है कि प्रोडक्ट अब लोगों को इसके साथ जुड़ा हुआ, फिर लोग इससे सामान लेने लगे। तो इसका मान लिया जाए कि जो गाड़ी ये सब निकाल रहा है, होंडा तो चर्चा को निकाला है ना, अब ये गाड़ी निकालने लगा, लोग लेने लगे। अब क्या हुआ कि जो इसकी प्रॉफिट हुई, ये होंडा वाला और विदेशी निवेशक दोनों आपस में बांट लिए। क्या इससे बहुत ज्यादा कहीं आपको रोजगार का स्रोत दिखा? इससे रोजगार दिख रहा है? नहीं ना। यानी जब हमारी ऑलरेडी पहले से कंपनी इन्वॉल्व है और उस कंपनी में यदि कोई विदेशी निवेशक केवल फंड मुहैया कराता है या फंड इन्वेस्ट करता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई में हम करते हैं न्यू फॉर्म इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। समझ में आया? यानी नए सिरे से हम किसी चीजों को लगाते हैं। जैसे हमने किया साहब, कंपनी को लगाया, हमने इसमें क्या किया? हम हॉस्पिटल को खोले, हॉस्पिटल। हम इसमें यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को खोले, ध्यान देना। हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए। हम भारत में भी 5G पर काम कर रहे हैं, नाम सुने हो? अब बताओ, ये सब कंपनी, कोई आया विदेशी, एक फॉरेनर आया और फॉरेनर आ करके भारत में और कहा कि हम साहब यहाँ आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। कैसे? हम जो भी करेंगे नए सिरे से काम करेंगे। कैसे? नए सिरे से। हम कंपनी लगाए, बताओ ये जल्दी भागेगा? ये जल्दी कब, जब मन होगा तब भाग सकता है? इनके बाबूजी के क्या लगे हुए हैं? अब समझ में आया? तो कभी भी भाग सकता है, क्योंकि इनको तो आय व्यय केवल हो रही है, लेकिन इतना इन्वेस्ट कर चुका है। बताओ, किसी भी देश के लिए, भारत ऐसे देश के लिए, अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे किसकी जरूरत है। और इसको डीप में हम बता रहा हूं, और समझिए। कंपनी लगाएगा तो कंपनी लगाने के लिए इनको क्या चाहिए? लेबरर। ध्यान देना बाबू, क्या चाहिए? क्या चाहिए? लैंड। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। क्या विदेश से लेके आएंगे? क्या चाहिए इनको? इलेक्ट्रिसिटी। कहां से लाएंगे? कहां से लेके आएंगे? इंडिया से लेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है रोजगार के स्रोत? लग रहा है। साथ ही साथ ये हमें क्या एक सोशल और इकोनॉमिक फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है? हो रही है। विदेश का टेक्नोलॉजी डायरेक्ट भारत आएगा या नहीं आएगा? और गलती से बिहारी साल भर 6 महीना कमा करके, काम कर करके अपना कंपनी खोलेगा कि नहीं खोलेगा? क्योंकि बिहारी तो बस सीखने के लिए जुटते हैं खाली, उसके बाद 6 महीने के बाद तो अपना दुकान चालू कर देते हैं। तो ये जो होती है नए सिरे से काम करता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी देश, किसी भी राज्य जो गरीब इकोनॉमी से जूझ रहा है, वैसे देशों में एफडीआई की अति आवश्यकता होती है कंपेयरिंग टू एफपीआई। क्लियर हो गया? तो भारत में एफडीआई का दरवाजा हम पूर्ण रूप से कब खोले? 1991 के 1991 का जो हमारा इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद हम अपने देश में एफडीआई के पूरा का पूरा दरवाजा खोल दिया। जी ओके, हाँ, और पे इन्वेस्ट। आओ भाई, जितने विदेशी हैं आइए, लगाइए, कंपनी लगाइए। क्लियर हो गया? तो अब आप लोगों को समझ, जैसे बिहार, तो कल आपने बिहार के बजट भी देखा ना?
तो ये बजट में जितना भी कंपनी पे काम करना चाहिए, जैसे हम एथेनॉल पे काम कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल पे बात कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन हमें जितना क्योंकि जब हम इंडस्ट्री की ओर बढ़ते हैं, कल ही हमारे वित्त मंत्री ने बिहार के बोले, बिहार के कौन वित्त मंत्री हैं, श्री लगाइए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बिहार के कुल जनसंख्या का 32% जो जनसंख्या है वो युवा है। कितना है? 32% जनसंख्या जो है वो युवाओं का है। तो ये आपको एग्जाम में आने वाला होगा, ऐसे मैंने कल अपडेट किया था, चैनल पे भी डाला है, हिंदी इंग्लिश भी डाला होगा, थोड़ा आप लोग पढ़िए, नहीं तो कभी हम बजट जब पढ़ाएंगे तो उसमें तो हम आऊँगा, ठीक है। तो क्या होती है, एफडीआई जो होता है साहब, न्यू फॉर्म ऑफ इस्टेब्लिशमेंट करता है, किसी भी चीज़ों को नए सिरे से शुरुआत करता है। और जो नए सिरे से शुरुआत करता है, जैसे अब देखो ये 5G पे काम कर रहे हैं ना, तो 5G अभी क्या कर रही है, टावर लगाएगी, इंडस्ट्री इसके लिए वो नए नए टेक्नोलॉजी लगाएगी, इसके लिए कहीं कहीं ऑफिसेज लगाएगी। तो आपको क्या लगता है इसमें रोजगार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो ये सभी जो फायदा होते हैं वो हमको किन से फायदा होते हैं? एफडीआई से। लेकिन यदि हम एफपीआई की बात करें तो क्या आपको फायदा मिला? कुछ ज्यादा मिला? नहीं मिला। और इसमें हमने क्या क्या किया, इंडस्ट्री लगाया, 5G किया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए ना। तो ये सारे चीज़ों को जो हमने बढ़ाया, इससे कहीं न कहीं हमारे देश के न केवल कह सकते हैं रोजगार का स्रोत मिला, बल्कि सोर्स ऑफ इनकम, तथा हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे गतिविधियों को भी हम अपने देश में अंजाम दिया। क्लियर हो गई? अब होता है हमारा FII, यानी इसका FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इसका मतलब होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो FII और QFI किसका पार्ट है साहब? FPI का। याद हो गया? हो गया जी। अब होता है कि ये FII और QFI जो हम कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। अब ये दोनों में साहब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा FDI होता है, ये हमारा कैसे ला रहा है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहा है। कैसे ला रहा है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस लिए लाया? तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया कि ऐसी कंपनियां आती हैं जो एक लंबे समय के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। क्लियर हो गई? अब हमारा FII से क्वेश्चन होगा, तो FII किससे काम करता है? तो याद रखना, FII जो होता है ये रिलेटेड टू, लिखते भी जा सकते हैं, रिलेटेड टू शेयर मार्केट। ये किस में काम करता है? शेयर मार्केट में काम करता है। कौन? FII। क्योंकि डायरेक्ट पैसा खाली इन्वेस्ट कर रहा है। अभी जस्ट हमने बताया किसका पार्ट है? FPI का। और FPI क्या कर रहा है? केवल पैसा इन्वेस्ट कर रही है, यानी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू बराबर। क्लियर हो गया? तो ये करता है। तो अब होता है कि जब ये हमारा शेयर मार्केट में पैसा बाबू इन्वेस्ट करता है, तो अब क्वेश्चन हमारा होगा कि क्या यह किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा या खराब होगा? क्वेश्चन तो बनेगा ना। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये हमारा शेयर मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अब आप बताओ कि यह सही होगा या गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट गुड और नॉट बैड, ये दोनों पे काम करेगा। अब कहो कैसे सर? ये नॉट गुड भी हो सकता है, नॉट बैड भी कैसे हो सकता है? इसलिए बाबू कि यदि फॉर हम कह सकते हैं फॉर अ कंट्री, यानी किसी भी देश के लिए हमारा FII न तो बहुत अच्छा होता है, न बहुत खराब होता है। कैसे? यदि हम मानते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट अधिक होने लगा। क्या होने लगा? अधिक। और यदि इसका इन्वेस्टमेंट कम होने लगा तो चुनौतियां बनेंगी। बहुत ज्यादा यदि होने लगा तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इन्फ्लेशन। मान गए? बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हो गया? हमारा इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है। और यदि ये कम किया तो कंपनी कहां चला जाएगा? कंपनी इक्वल टू लॉस में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? मीनिंग समझ में आया कि नहीं? भाई साहब बोलो पहले, ये पूरे स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? तो कैसे इकोनॉमी पढ़ना है, कंसेप्ट समझ में आ रही है? पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि मैटर काम कैसे कैसे करेगी।
अदरवाइज ये पूरा के पूरा पार्ट आपको दिमाग से उड़ जाएंगे और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो FII जो होता है यह हमारा शेयर मार्केट से काम करता है, संबंधित है, पहली बात। और यह किसी भी देश के लिए अच्छा भी नहीं होता है तो खराब भी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसका आया तो हम साहब मंदी के शिकार हो जाएंगे, और यदि कम इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनियां डूब जाएंगे। क्लियर हो गई? यानी इसमें हमें क्या बनाना होगा? बैलेंस। क्लियर हो गई? अब होता है हमारा QFI। ये पूरा सबको क्लियर है या नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिए। यदि क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो फिर मैं आगे फिर बताऊं। FD और FPI। तो FPI में कितने होते हैं पार्ट? कौन कौन? FII और QFI। क्लियर हो गया? ये सभी आप लोग को किस में पढ़ना होता है? सिविल UPSC में। ठीक है, और इसी से आपका मेंस में भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, फ्रेमिंग कर करके लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साहब। तो हमने FII पढ़ लिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनल कैसे इन्वेस्ट किया। तो इंस्टीट्यूशनल कहाँ किया? स्टॉक मार्केट में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? QFI। तो आप लिखे जाएंगे QFI। QFI का फुल फॉर्म हमने क्या बताया अभी? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही था ना। तो क्वालिफाई जो होती है, क्वालिफाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इक्वल टू आप इसके बारे में लिख लेंगे, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के जितने भी देश हैं जो QFI होते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, याद रहेगा। यानी नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्ट, नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्ट, यह निवेश नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? लेकिन FII इन्वेस्ट कर सकता है और QFI इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक बार पीछे क्या है, यहां पर पीछे देख लेना है। अभी QFI बताएं कहां? पूरे बताएंगे पूरा तब ना, अभी तो शुरुए किए हैं, अभी तो इतना ही आपको जानना था। तो QFI क्या करती है? दुनिया के जितने भी देश खासतौर पे QFI के कैटेगरी में हैं वह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई? तो कर क्या सकते हैं अब इसमें देखेंगे। तो ओनली जो QFI के जो मेंबर होंगे, इसके भी अंदर एक मेंबर होते हैं, तो लिखेंगे ओनली QFI मेंबर्स, यानी जो केवल QFI के जो मेंबर्स होंगे, जो केवल QFI के जो मेंबर्स होंगे वो केवल हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, QFI वाले नहीं। अब QFI वाले कौन कौन है इसमें हम देखेंगे। तभी पूरे दुनिया में देखा जाए तो इंक्लूडिंग इंडिया 67 इंक्लूडिंग इंडिया 67 मेंबर्स हैं, 67 मेंबर्स हैं जो QFI का पार्ट है या कह सकते हैं मेंबर हैं। क्लियर हो गई? तो एक करते हैं जो कंट्रीज होते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं तो कंट्रीज यानी वैसे देश, ठीक है, विच इन्वेस्ट नॉट से इट्स रिसोर्सेज, वो होते हैं हमारे QFI। तो ए होता है कंट्री विच इन्वेस्टमेंट, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट जो होता है, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है नोट से इट्स सोर्स, यानी जो अपना सोर्स नहीं बताते हैं। जैसे भारत में हमने आपको आगे बता रहा हूं इसको जानने की तरीका, जैसे हमारा जो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारे भारत में जैसे ही कोई इन्वेस्टर विदेशी आते हैं तो इन्वेस्टर्स को सबसे पहले P नोट जारी करता है, याद आया? P नोट जारी करता है, P नोट जारी करके पूछता है कि आप अपना सोर्स बताओ। लेकिन जो QFI के मेंबर्स होते हैं उनसे कभी भी उनका सोर्स नहीं पूछा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और इसी का फायदा विश्व में कुछ राष्ट्र इसका उठा रहे थे। और इसी के रास्ते आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, हवाला स्कैंडल ये सब पढ़ाए हैं इंग्लिश मीडियम में? नहीं ना। तो चलिए हम उसको पहले क्लियर करूंगा तब, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो जैसे इसमें लिख लेंगे मॉरिशस एंड सिंगापुर, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा मॉरिशस और सिंगापुर।
मॉरिशस और सिंगापुर, ये सभी किसके सदस्य हैं साहब? ये सारे QFI के। सारे भारत में कितनों इन्वेस्ट करते हैं इनसे हम नहीं पूछ सकते हैं, और इसका फायदा माल्या ऐसे इंसान ने उठा लिया। कौन उठा लिया? माल्या। अब इसे हमें जानने के लिए थोड़ा सा हम फिगरेटिव आपको समझाते हैं इसका कहाँ हमें दुरुपयोग देश में हो रहा था। ऐसे में हिंदी मीडियम के कुछ बताए होंगे। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 2-3 चीज होता है। एक होता है हमारा हवाला, नाम सुना है आप लोग? हवाला स्कैंडल, कितने लोग नाम ये सब सुने हैं? अच्छा, नाम सुने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना होगा। राउंड ट्रिपिंग, ब्लैक मनी तो जानते ही होंगे। ब्लैक मनी का मतलब आप क्या समझते हो जी? वर्ड डू मीन बाय ब्लैक मनी? हाँ बाबू। हाँ, वैसा अर्निंग कर सकते हैं जिसमें हम जिस देश में कमा रहे हैं उसको हम किसी प्रकार का टैक्स से चोरी कर लेते हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं। ये सारे किसके पार्ट हो जाते हैं? अब देखो ये है क्या, अच्छे से समझना। जैसे मान लिया जाए ये हमारा प्यारा भारत है। ये कौन है? हमारा भारत है, ठीक है। और ये हमारा पड़ोसी है, समझ गए होंगे। नटखट बच्चा वो बोल रही है, ठीक है। तो एक हमारा इंडिया है, एक हमारा पाकिस्तान है। क्लियर हो गई? अब क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति इंडिया में रह करके खूब पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद उसको लगता है कि भारत सरकार को हमें 1 रुपया टैक्स न दे, टैक्स चोरी करके देश से बाहर चले गए। इसी में राहत फतेह अली खान का नाम सुना होगा, ठीक है। उसमें आएंगे, इसी में हम लोग को 3-4 एक्ट पढ़ना है। फेरा फेमा का नाम सुना होगा। चलो, तो अब क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है बाबू जिन्होंने क्या किया कि भारत में तो पैसा कमाया, लेकिन अब ये पैसा जो है, ये पैसा ले करके किसी दूसरे देश लेकर के भागना चाहता है। मतलब हम बगल में देख लिए पाकिस्तान, एक दूसरे देश में लेके भागना चाहता है। अब होता है कि जैसे पैसा लेके भागेगा तो यहाँ पर कुछ हमें कंसेप्ट डेवलप करना होगा। क्या कोई भी व्यक्ति भारत से यदि इलीगल रूप से पैसा लेके जाएगा तो ये साधन इसका क्या हो सकता है? तो साधन में हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति इलीगल रूप से ले जाएगा तो सबसे पहले उसको एक एजेंट चाहिए जो इस तरह के कारोबार करता होगा। अब क्या होगा कि व्यक्ति ऐसे इंसान से कांटेक्ट किया कि भाई साहब इतनी हमारे पास पैसा है, इस पैसा का तुम पाकिस्तान पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान तो पहुंचा दूंगा, लेकिन हमको इसमें क्या मिलेगा? तो कहा कि चलो इतना % दे देता हूं। क्लियर हो गई? अब वो व्यक्ति रेडी हो गया। तो मान लिया ये व्यक्ति है जिसका हमने नाम रखा है एजेंट। अब बताओ, सोचो, क्या यह व्यक्ति एयरपोर्ट से पैसा लेके जाएगा? नहीं ना, क्योंकि हम टैक्स चोरी करके लेके भाग रहे हैं। हम कोई नया बढ़िया रास्ता तो अपना नहीं सकते जहां पर जांच होती हो। क्या रेलवे स्टेशन से जाएगा? क्या बस स्टैंड से जाएगा? ये ऐसा रास्ता अपनाएगा जहां पर कोई पकड़ ना पाए, जहां पर जांच पड़ताल ना हो। तो ये हो सकता है कि बंदा एक साइकिल लेगा। मीनिंग क्लियर हो गई? साइकिल लेगा और साइकिल से भागना शुरू कर देगा। ये भी नहीं, हाँ, साइकिल से बॉर्डर तक पहुंच गया। इस व्यक्ति को यहां पर हमने बैठा दिया, ठीक है। चलो भाई हैंडल पकड़ो। अब ये क्या हुआ? साइकिल से निकलना शुरू कर दिया। और हो सकता है झोला लेकर के पैदल भी जा सकता है, नहर खेत से आरी से जा सकता है, पैदल। ये बेचारा किसी तरह एक इलीगल रास्ता को अपनाया जहां से हमको जांच से बचा जा सके। अब ये बंदा क्या हुआ कि भारत से पैसा लेके गया, पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान जैसे ही भाई साहब जा रहे थे, यहाँ पर बाबू समस्या हुई कि हमारे भारत सरकार की BSF, ये हमारी बॉर्डर है ना, तो माइनस बात सभी जगह तो BSF होगा, रेड कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए खतरा हो जाते हैं। जो गलत करते हैं उनके लिए खतरे साबित होते हैं। ये साहब हमारे BSF का जवान इधर अपना मूविंग कर रहे थे। अब जैसे उन्होंने देखा कि एक इंसान जो है ये बॉर्डर पर आ चुका है और यह व्यक्ति सस्पिशियस है, BSF के इस पे नजर पड़ता है बंदा पर।
बीएसएफ ने कहा कि वे रुक। अब जैसे इसको कहा कि रुक, अब ये व्यक्ति अपना हाव भाव भागने उगने वाला कोशिश करने लगा। बीएसएफ ने इसको पकड़ लिया। पकड़ा तो कहा कि भाई साहब तू जो झोला रखे झोला में क्या है, निकालो तो। जैसे झोला खुला तो पता चला कि इंडियन करेंसी केवल है। बीएसएफ ने इसको अरेस्ट कर लिया। बीएसएफ ने बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया और कर करके जब इसको जांच हुई, पूछा गया कि बताओ इस सोर्स कहाँ से लाया, पैसा कहाँ से लाया, इन्होंने सारी बात बता दिया। तो यदि इंडिया से कोई पैसा मान लो पाकिस्तान या किसी देश में जा रहा है और यदि इस बॉर्डर पर ही व्यक्ति पैसा लेके पकड़ा गया तो यह व्यक्ति कहलाएगा हवाला स्कैंडलर। क्या कहलाएगा? हवाला स्कैंडलर, यानी स्कैंडलिंग कर रहा था। बॉर्डर पे व्यक्ति पकड़ा गया तो क्या कहलाएगा? हवाला स्कैंडलिंग करते हुए पकड़ाया। लेकिन यदि यह व्यक्ति को एकदम ग्रीन सिग्नल यहां से यहां तक मिल गई, कोई नहीं रोक टोक, किसी ने नहीं इसको देखा, आराम से भारत से पैसा लेके पाकिस्तान घुस गया, क्लियर हो गई, तो यह पैसा क्या कहलाएगा? हवाला। क्या कहलाएगा साहब? हवाला। क्लियर हो गई। तो हवाला स्कैंडल आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। किनको किनको नहीं समझ में आया ये भी बता दो भाई, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। तो हवाला स्कैंडल, दो चीजों को हमने देखा। तो हवाला का मतलब क्या हुआ? हवाला का मतलब हुआ अमाउंट अराइव्ड फॉरेन कंट्री, यही ना हुआ? फॉरेन कंट्री, यदि अमाउंट विदेश में पहुंच गया तो क्या हो गया? हवाला। और यदि एक काउट हो गया, पकड़ा गया, तो क्या कहलाया? हवाला स्कैंडल। इज इट ओके? सुने हैं कि इतने सारे लोग पकड़ाते हैं। अब होता है कि इसके अलावे और हमारे पार्ट तो हो, एक हवाला हमारा क्लियर हुआ है, हवाला स्कैंडल क्लियर हुआ। अभी हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन इस पे फिर कानून बने, उस पर हमें बात करनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं साहब। अब क्वेश्चंस होता है कि आखिर ऐसा मैटर क्यों आता है, ये भी बात हो सकता है। तो हम फिर लेते हैं, यहां पर हमारा प्यारा भारत है साहब, इंडिया, और यहां पर हम ले लेते हैं ब्रिटेन को। कोई दिक्कत? यहां पर हमने ले लिया ब्रिटेन को। अब क्या होता है कि कोई ऐसा, यानी इससे पहले वाला जो हम लोग बात कर रहे थे वो राहत फतेह अली खान की पढ़ रहे थे। अभी हम लोग माल्या के बारे में देखेंगे, क्योंकि लंदन वही भागा है। अब पाकिस्तान भागने वाला राहत फतेह अली खान साहब थे, जो भारत में गाना गाते थे और पैसा कमा के पाकिस्तान भेजते थे, ओकरों में टैक्स चोरी करेंगे। अब हमारा हो गया इंडिया से कोई इंसान ऐसा और कोई इंसान दूसरा नहीं होगा, उसका नाम रहेगा माल्या। ठीक है। अब क्या हुए, इसको हैशटैग दे देते हैं, हैशटैग माल्या। अब क्या हुआ कि हमारा इंडिया की जो पैसा थी साहब, इस पैसा को हमने क्या किया, इस पैसा को इलीगल रूप से, गैर कानूनी ढंग से इस पैसा को हमने कहां पहुंचा दिया? ब्रिटेन पहुंचा दिया। जब ये माल्या जी, मायने सी बात है, तो हवाला का पार्ट हो गया। जब इंडिया से वहां चला गया तो हवाला का पार्ट हो गया, ये तो कन्फर्म हो गए, इलीगल रूप से पैसा पहुंच चुकी है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, अब इन्होंने कहा कि अरे यार इतने सारे पैसा ले आए, अब करें तो क्या? यदि हम ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्रिटेन की सरकार भी तो हमसे पूछेगी ना कि भैया सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से इतना पैसा है अचानक आप लेके आ गए। कोई भी देश पूछेगा, क्योंकि हर देश को समस्या है इन्फ्लेशन का, बात को ध्यान में रखना है। तो यदि बाय द वे इंग्लैंड में उतने सारे पैसा तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं तो वहाँ की सरकार भी पूछेगी ना कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जैसे भारत में सेबी पूछता है। अब इनको लग रहा है कि यदि यहाँ पर बताएंगे तो भारत सरकार को बता देगा, अब भारत सरकार बताएगा तो हम तो पकड़ा जाएंगे। अब इन्होंने भी फिर वही ये काम किया। ये माल्या जी ने क्या किया, इन्होंने एक एजेंट को पकड़ा और इस एजेंट को इन्होंने कहा कि भाई साहब हम इतना पैसा लेकर के आए, इस पैसा को आप हमारा इंडिया में इन्वेस्ट करवा दो। और ये ऐसे एजेंट को ढूंढे हैं जिस इंसान का लंदन में भी अपनी कंपनी चल रही है, विश्व के कुछ राष्ट्रों में भी कंपनी चल रही है, यहाँ तक कि भारत में भी चलता होगा, नहीं भी चलता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे माल्या जी ने इनको कहा कि भाई साहब तुम हमारा पैसा को इन्वेस्ट करा दो, कहाँ? इंडिया में। ये व्यक्ति तैयार हो गया। अब ये लंदन से पैसा जो है साहब, ये पैसा कहाँ लेकर के आ रहा है बंदा? ये पैसा लेके आ रहा है इंडिया। चलो भैया हम पैसा को हम भी इंडिया में लेके आने वाले हैं। ये पैसा गया था कहाँ से?
इंडिया से। फिर इंडिया में आ रहा है पैसा, किसके माध्यम से आ रहा है? एक एजेंट के माध्यम से। लेकिन पैसा कौन लेके भागा है? माल्या जी। क्लियर हो गई? जैसे ही बंदा भारत में पैसा लेकर के आया, तो भारत में जैसे ही लेकर के आया, तो यहाँ पर एक गेटवा में, जहाँ पर इंडिया में इसको इन्वेस्ट करना था, घुसना था, यहाँ हमारा बैठा है सेबी। कौन बैठा है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या किया? यहाँ पर पी नोट जारी कर दिया। क्या नोट किया? पी नोट जारी किया। पी नोट का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट। क्या होता है? पार्टिसिपेटरी नोट होता है। क्लियर हो गई? ये पार्टिसिपेटरी नोट जारी किया और इसके तहत इन्होंने सोर्स पूछा। क्या पूछा बाबू? सोर्स। सोर्स में क्या? आपका नाम क्या है, अपना एड्रेस दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर कहा इन्होंने कि ऑनर कौन है इतना नोट का, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सभी का आप सोर्स बताइए। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वेयर, कहाँ इन्वेस्ट करोगे। फिर इन्होंने पूछा व्हाट टू प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट करोगे। मैंने क्लियर हो गई? ये सारे क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं बाबू? मैंने क्लियर हो गई? अब इतने सारे जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको क्या लगता नहीं है कि सभी चीज़ों को हमको बताना होगा? बताना होगा ना। अब ये पैसा को एक कर क्या रहा है? ये पैसा को ये बंदा जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ से? लंदन से लाया और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब इंडिया से लंदन गया, लंदन से इंडिया आ रहा है। यानी इन्होंने क्या किया है? ब्लैक से कर रहा है वाइट। ये ना कर रहा है, ब्लैक से क्या कर रहा है? वाइट। ये पैसा को कर रहा है। अब इन्होंने कहा अपना सोर्स में कि भाई साहब हमारा नाम ये है, एड्रेस ये है, इस पैसा का मालिक मैं ही हूँ। सोर्स में इन्होंने बताया कि लंदन में हमारी कंपनियाँ हैं, सिंगापुर में हमारी कंपनियाँ हैं, यहाँ तक कि आपके इंडिया में भी मैकडोनाल्ड हमारी चलती है। समझ आ गया? वो भी हमारी कंपनी है। वो ऐसा थोड़ी विश्व के हर राष्ट्र में हमारा मैकडोनाल्ड चल रही है। क्लियर हो गई? यानी बड़ा खतरनाक एजेंट को ही ढूंढ के लाए हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस यानी डाउट हो ही नहीं सके। पैसा तो इन्वेस्ट हो गया बाबू। सोर्स इन्होंने बताया सरकार को, इन्होंने सेटिस्फाई कर लिया, पैसा इन्वेस्ट हो गया। रियल में पैसा किसका था? लेकिन फिर भारत में आ गई, इसके माध्यम से आ गया, एजेंट से। तो देखो यहां से इंडिया से पैसा गया लंदन और लंदन से आया भारत। यानी इसको पहले हमने किया ब्लैक टू वाइट। क्लियर किया ना? तो ये जो हमने किया इसको हम बोलते हैं क्या? मनी लॉन्ड्रिंग। एक इसको क्या बोलते हैं? बाकी इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर हो गई? हम पैसा का लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये जो पूरा के पूरा जो खेल हो रहा है गोले गोले, इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिपिंग। क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं। इज इट ओके? ये हम क्या कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन नहीं ना? अब होता है कि आखिर ये इतना ज्यादा क्यों? तो इसमें यदि देखा जाए तो ऐसा जरूरत क्यों पड़ा, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। वाई नीडेड। अब हुआ कि आखिर ऐसा काम क्यों पड़ा। देखो साहब, अब प्रॉब्लम होती है क्या? जैसे मान लिया जाए, मुस्कान को ही ले लेते हैं। ये है मुस्कान, ठीक है। और मुस्कान जो है एक BAS के जॉब ले लेती है। BAS समझते हैं? बिहार में BAS वाले को क्या बोला जाता है? SDM, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्लियर होगा? उसके बाद होता है BPS, बिहार पुलिस सर्विस, जिसको हम लोग DSP बोलते हैं। समझ आया? नहीं बताया, बस तैयारी कर रहे हैं अभी। इसीलिए हमने बोला कि किसी भी चीज़ों को तैयारी करने से पहले हमें उसके पूरा सिलेबस पता होनी चाहिए। ठीक है? जैसे भारत सरकार का IAS होते हैं, तो IAS मतलब DM, और उसके नीचे SDM। तो SDM कहाँ से बनते हैं? BAS। उनका IPS यानी SP, तो यहाँ कर बनते हैं DSP। तो कहाँ से बनते हैं? BPS से, बिहार पुलिस सर्विस। क्लियर हुआ? कम से कम DSP जब मिलते हैं तो कम से कम पढ़ते नहीं हो, बैच पे लिखा नहीं रहता है BPS। SDM साहब को नहीं देखते हो,
BAS नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, खाली फोटो भी हम लोग खिंचा लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ भी है। कम से कम देखिए कि कौन से जॉब में हैं। कहीं देखिएगा किसी पे लिखा रहेगा बैच पे पुलिस इंस्पेक्टर का SHO, है ना? ये कौन होते हैं? जो DSP आप बनोगे ना तो आपका प्रोबेशन पीरियड ये सब होता है, उसके बाद आपको DSP मिलता है। थाना में पहले आपको भेजा जाता है जहाँ ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, थाना का आप SHO बनिए, 6 महीना पहले वो कीजिए, उसके बाद फिर आपको DSP बनाई जाती है। ये सब आपको आगे पढ़ना होता है, ये सब पूछा जाता है। तो अब देखिए मुस्कान बन चुके हैं BAS, आप लोगों को कल देंगे पार्टी क्योंकि अभी SDM बन चुके हैं, ठीक है, और ये स्माइल दे दे के चोर को पकड़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन मुस्कान को रखना ठीक रहेगा, ठीक है, दिल पे नहीं लेना है। आगे जो एग्जाम्पल पेश होने वाला है आगे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुस्कान BAS बन गए। अभी इनका मान लिया जाए, मान के हम चलते हैं। इनकी जो साहब महीना का जो सैलरी है ये मान लेते हैं 60,000 है। कोई दिक्कत? 60,000 बहुत बोल दिए ना सर? तो मुस्कान का मान लिया जाए 60,000 का सैलरी है। ये तो 60,000 सैलरी है ना, और तो सैलरी है, अब समझ गए? लेकिन इनका 60,000 तो सैलरी है, इनका महीना का इनकम 2 से 3 लाख है। कम ही बोल रहे हैं। अब इतनी ये पैसा साहब कमा रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि बैंक में डालेंगे तो समझ में आया, इन्हें सरकार तो पकड़ेगी। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे जो पैसा जिनकी कमाई होती है, अक्सर आप सुनते होंगे, बहुत सारे इससे मामला बाजार में खुल रही है, न्यूज़पेपर में आती है। अब ये भाई एक किए क्या, अब ये अपने सास के नाम पर यानी मदर इन लॉ के नाम पर पैसा इन्वेस्ट कर दिए, सिस्टर इन लॉ के नाम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिए। क्लियर हो गई? कभी कभी तो हम लोग घर के जो सर्वेंट नौकर होते हैं या मेड होते हैं उनके नाम पे भी इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर हो गई? तो मान लिया जाए इन्होंने अपने फादर इन लॉ के नाम पे ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ससुर साहब को इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। अब ये क्या किए, आराम से मस्त वाला एगो इन्होंने एकदम बोर्डिंग स्कूल पटना में खोल दिए। कौन सा खोल दिए भाई? एकदम बोर्डिंग स्कूल खोल दिए, चकाचक, ठीक है। पैसा कहां से आया पता लगा? ये पैसा किनका था? ये पैसा था मुस्कान का। और ये स्कूल किनके नाम पे खुला? फादर इन लॉ के। लेकिन ये पैसा जितना भी जा रहा है किनका? मुस्कान का। अब ये तो स्कूल खोल लिए, हो सकता है कि इनकम टैक्स वाले इनसे मिला होगा, कहा कि ये स्कूल कहाँ से खोल दिए साहब? तो कहे कि अरे भाई खेती है, गृहस्थी है, बच्चे लोग काम धंधा करते हैं, ये सब से जो इनकम है इतने दिन से कर रहे हैं, इससे हम स्कूल खोल दिया। अच्छी बात है, बेचारा इनकम टैक्स वाले को आपने समझा दिया, कागज पत्र दे दिया, बेचारे चल दिए। अगला साल हुआ, स्कूल A खुला, अब एक और खुला आगे। फिर बेचारा आया तो कहे कि भाई साहब खेती से कुछ आता है, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पता है ना कि इनकम टैक्स 0 है, ठीक है। पहला यहीं से बचाने का स्रोत इन्होंने ढूंढा होगा, तो कहा कि एग्रीकल्चर से तो आता ही था, 2 दुकानियों चलता था, है ना, हथुआ मार्केट में। उसके बाद 2-4 गो नौकरियों करते हैं, टेम्पो 2-4 गो चलता है, और ये स्कूलवा 2 साल से थोड़े बैठल है, कुछ तो कमा रहा है ना, इसीलिए हमने स्कूल A खोल दिया। एक केवल स्कूल था, स्कूल A खोल दिया। अगला साल स्कूल B हो गए। अब फिर पूछा तो भैया A A, आगे पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया। फिर अगला साल B.Ed कॉलेज खुल। समझ रहे हो ये सब बाजार में जो चल रहा है? भाई हम आपको समझा रहा हूँ, ये सब बाजार में भी जो चल रहा है सब है क्या? ये सब यही है, टैक्स चोरी कर करके हम काम कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया? ये हम कार्य कर रहे थे। अब ये दौर होता है साहब 1973 का दौर, जब हमारे यहाँ इतनी वृद्धि इसमें हो रही थी कि बेचारा हमारी जो सरकार थी, सरकार बेचारा प्रेशर में आ गया कि क्या हो रहा है। इसी के साथ अब हमारे यहाँ साहब एक कानून आता है, वह होता है 1973। कब होता है? 1973। 1973 में हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्या? मनी लॉन्ड्रिंग
जो चल रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए एक हमारा संस्था का गठन हुआ, जिसका आपने नाम सुना होगा, फेरा के नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसको जो लाई गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फॉर कंट्रोलिंग एक्ट, इसका नाम दिया गया फेरा एक्ट। क्या नाम दिया गया? फेरा एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म बाबू लोग क्या होगा? फेरा का होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। क्या आपने कर लिया? आप कर रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है इस पर आप रेगुलेशन लेके आए हैं, यानी कानून बनाए हैं। यही ना कर रहे हैं आप? यही ना कर रहे हैं? तो आप कानून बना रहे हैं। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ? फेरा के अंतर्गत हुआ। मुस्कान, अब ध्यान देना, क्योंकि अभी ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले ध्यान नहीं दिए, इन्वेस्ट तो हो गया। अब देखो क्या समस्या होगी। अब फेरा एक्ट के तहत यदि कोई भी इंसान, ये देखिए इंसान है, नाग की तरह बनाए हैं, फुफकार मारेंगे। अब कोई भी इंसान यदि फेरा एक्ट के तहत यदि काउट होते हैं, पकड़े जाते हैं, किस लिए भैया? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि आपको साहब, देखो हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझ जाओ ये क्या हो रहा है। यस, सलाखों के पीछे, यानी कहा गया आप पकड़े गए तो आपको मिलेगा जेल विदाउट बेल। जेल विदाउट बेल फॉर 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, यानी 7 साल का। इसको हमें और साफ लिखना होगा। चलो भैया, तो आपको 7 ईयर्स का आपको क्या मिलेगा? जेल विदाउट। पहली बात, अभी रुको, अब थोड़ा सा धड़कन बढ़वाते हैं कि धड़कन बढ़ेगा तब तो मैटर पे आएंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा है पहली बार कि फेरा कब आया और फेरा क्यों आया। 2 क्वेश्चन क्लियर? क्लियर? बस हम लोग रट जाते हैं, लेकिन फेरा था क्या ये भी तो जानना है। अब फेरा समझा रही ना, कितना बड़ा फेरा में डाला है। तो फेरा डाला है कि 7 साल जेल विदाउट बेल, पहला फेरा हुआ। दूसरा फेरा में है नियम। नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 कि जो भी आपके पास बाबू अमाउंट पकड़ाएंगे, अमाउंट काउट, क्लियर हो गई, इक्वल टू सीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो भी आपके पास पैसा पकड़ाया एक करते मनी लॉन्ड्रिंग, और पैसा क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। क्लियर हो गई? बताओ फायदा हुआ या नुकसान? देश को, देश को नुकसान हो गया? देश को फायदा हुआ ना? नहीं, आप एक आईएएस की तरह सोचिए, फायदा नहीं हुआ, देश को नुकसान हो रहा है। खुल के मैं बोलता हूं, आप कह रहे हैं कि इससे हमारे भारत सरकार को फायदा हुआ, आप गलत बोल रहे हैं। इससे सरकार को फायदा नहीं हुआ, बल्कि सरकार को इससे नुकसान हो रही है। आपको कैसे जवाब देता हूं। अब ये फेरा के एक्ट में कोई व्यक्ति पकड़ा है। अब पहले बताओ, ये इतना बड़ा काम कोई गरीब करेगा, कोई किसान करेगा, कोई स्टूडेंट करेगा? एक करेगा तो भैया ज़्यादातर ऑफिसर्स करेंगे, पॉलिटिशियंस करेंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे, क्योंकि बात हो रही है माल्या। क्लियर हुआ? बात हो रही थी राहत फ़तेह अली खान के बारे में। क्लियर हो गई? तो संगीत भी क्या है? एक उद्योग का क्षेत्र है, मानते हैं ना? माल्या का तो सब लोग जानते हैं, और नीरव मोदी के भी नाम सुना होगा। आप लोगों को पता है? अब बताओ तो, तुम्हारा माल्या कै रुपये लेके भागा है? नींद आती है रात में? फ्रेश नींद आ जाती है? आ जाती है। कितना पैसा लेके भागा है जी आपका माल्या? चलिए इधर से पूछ लेता हूँ, आपका कितना पैसा लेके भागा है माल्या? नहीं पता? हमको तो भाई नींद नहीं आती, इसीलिए मैं कम सोता हूँ, क्योंकि हम सपना में भी माल्या को ढूंढता हूँ। अभी देश की जितनी भी जनसंख्या है, सारे लोगों का जनसंख्या पे 73 रुपया डाल दो, उतना पैसा लेके भागा है। अब जोड़ते रहना, अपना कैलकुलेटर घर पे रखना, मेरा काम था बता देना। अब आप लोग सो जाते हो, नींद आने की बात है नहीं ना? हर लोग का 73 रुपया लेके भाग गया। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारा क्या गया है, माल्या ने लेके भागा, देश के पैसे, वो बैंक के पैसा लेके भागा, हमारा क्या भागा है?
आपका 73 रुपया लेकर भागा है। आप समझ आ गया? तो अब हमें IAS की तरह सोचना है। अभी तक हम लोग घर की तरह सोच रहे थे कि मुस्कान ने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर दी है, कल समोसा पार्टी होगा क्योंकि पैसा की तो कमी है नहीं, स्टेडियम बन चुकी है। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को यदि सरकार ने फेरा एक्ट में पकड़ा तो इसको हुआ कि 7 साल जेल विदाउट बेल पहली बार, और जो अमाउंट पकड़ा है वो क्या हो गया? सीज हो गया। हम लोग को लग रहा है कि सरकार को तो फायदा हो गई। नहीं बाबू, देखो इससे नुकसान क्या हुआ, क्योंकि एक काम का घटना का अंजाम देने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं। वह इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, ठीक है, वह पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, वह कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, यही ना हो सकते हैं, ऐसे लोग ये कर सकते हैं। तो अब बताओ कि मान लिया जाए कि हम इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को ही लिया, तो ये क्या चला रहा होगा? इंडस्ट्री को चला रहा होगा, इंडस्ट्री चला रहा होगा ना। तो जब इंडस्ट्री चला रहा है तो कुछ नहीं तो एम्प्लॉयमेंट दिया होगा कुछ लोगों को, जब कंपनी चला रहा होगा तो। अब बताओ बाबू, ये 7 साल जेल चल गया, बेल उल मिल नहीं रहा है, बताओ कंपनी चलेंगे या डूबेंगे? तो जब कंपनी डूबेंगे तो तुमको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या अनएम्प्लॉयमेंट अब होगा? फायदा या नुकसान? पहला क्वेश्चन क्लियर? क्लियर? दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के अलावा यदि हम बात करते हैं तो भारत सरकार के कुछ न कुछ तो टैक्स देता ही होगा, कि पूरा का पूरा गायब किया था, कुछ तो दे ही रहा होगा। ये पूरा का पूरा जेल में गया, टैक्स इक्वल टू हो गया कलेक्शन इक्वल टू 0। सरकार का फायदा या नुकसान? अब मायने सी बात है कि छोटा मोटा तो आदमी है नहीं, छोटा मोटा ये आदमी है नहीं। ये 7 ईयर्स जब हम बात कर रहे हैं तो मायने सी बात है कि छोटा मोटा आदमी नहीं, पैसा इसकी कमी नहीं है, और हमारे भारत के जेल में जगह नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। पैसा काफ़ी है, क्या जेल में सारे फैसिलिटी उपलब्ध करा सकता है? पैसा के बल पर करा सकता है या नहीं करा सकता है? ये सरकार के लिए टेंशन है या टेंशन फ्री है? टेंशन है। अब क्या हुआ साहब, किसको यदि हम 7 ईयर्स जेल डाल दिए, 7 साल जेल डाल दिए, तो इससे सबसे बड़ी जो चुनौतियां होगी ये होगी कि जो हमारी कंपनियां ये चला रहा था पहली बार, एक कंपनी इसका डेट का शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई भी कंपनी सरकार से लोन लेकर चलती है, क्लियर हो गया, इसकी कंपनी डूबेगी। इसके अलावे क्या होगा, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रेशर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? प्रेशर बन सकते हैं, क्योंकि जेल में सारे पैसा के बल पर ये सारे फैसिलिटी ले लेगा। अब बताइए कि ओवरऑल फेरा के तहत कोई व्यक्ति पकड़ाया, अब आप खुद सोचो कि फ़ायदा हो रहा है नुकसान? हमको तो दिख गया नुकसान, आपको फ़ायदा दिख गया होगा, हमको साहब ये दिखा नुकसान। अब क्या हो सकता है? अब भारत सरकार ने कहा कि भाई साहब, जो हमने फेरा 1973 में लाया, इसको हम बदलेंगे, अब कर देंगे हम इसको फेमा। क्या कर देंगे? अब समझते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बाबू लोग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी या रेगुलेशन एक्ट कह सकते हैं, रेगुलेशन एक्ट भी कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हुआ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। दोनों में कुछ अंतर लगा। ये आया कब? ये आया 1998 में। कब लाया गया इसको? 1998 में लाया गया। क्लियर हो गई? अभी तक हमने क्या करते? रेगुलेट कर रहे थे, कानून लगा रहे थे। अब हमको क्या लगा? लॉस है, इसलिए बैठ के करो मैनेज, क्योंकि प्रधानमंत्री चाय पे ही मैनेजमेंट सब कर लेते हैं। इसका बेसिक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि शेख हसीना का पता नहीं कौन सी चाय पिलाए हमारे प्रधानमंत्री जी, कि चीन को उन्होंने दे दिया था सैन्य अड्डा को बनाने के लिए चटगांव को, और वो 1 घंटा में ही बाजी मार दी शेख हसीना को, कही कि इसको भारत डेवलप करेगा, जिसे 50% चीन ने डेवलप कर चुका था, इन्वेस्टमेंट कर चुका था, वो भारत के हाथों में आ गई। तो चाय पर बात बनती है। क्लियर हो गई? हर काम चाय से होती है। अब आज चीन को इतने खतरनाक हम क्या कर सकते हैं, झोंका मारे कि बेचारा एकदम उथल पुथल, कुछ बोल भी नहीं पाया,
उसी तरह भी श्रीलंका में भी भारत की इस तरह से इन्वेस्टमेंट काफ़ी चल रहा है। बेचारा चीन कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको ऐसे ये चाय पे नाश्ता करा करा के सबको अपने फेवर में ले रहे हैं और चीन के अगेंस्ट दुश्मन खड़ा कर दे रहे हैं उसी को। इसका कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी आप ले सकते हो कि अमेरिका जो कल तक बोलता था कि आप रसिया से किसी भी प्रकार के सैन्य चीज़ों को मत खरीदिए, यहाँ तक कि S-400 जब हम ले रहे थे तो अमेरिका कह रहा था कि हम लिबरल बनते हैं। भारत ने कहा कि माफ़ करना, तुमको से तो लेंगे नहीं, और नहीं तो 30 देशों के साथ हम ओस्टेक के तहत हमने ऐसा रिलेशन डेवलप कर लिया कि हम इंटरनेशनल करेंसी बनाने में लगे हैं रुपया को। विश्व के 30 देशों के साथ हमें डॉलर में कोई कारोबार अब नहीं करना है, हम रुपया में करेंगे। यानी अमेरिका भी बेचारा चित्त से पट हो चुका है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड, अमेरिका ने यहाँ तक, अब यदि देखा जाए तो लगभग 20 दिन पहले का ये है न्यूज़ कि फ्रांस और अमेरिका ने स्पष्ट रूपों से कहा है कि भारत को जो भी हथियार लेना है आप हमारे यहाँ से मत लो, हम इंडिया में ही आपको प्रोडक्ट कर रहे हैं। इंडिया में लोगे तो मोदी जी कहे कि यहाँ इंडिया में भी तू प्रोडक्ट करके देगा तो भी नहीं लेंगे। क्यों? मेक इन इंडिया को जोड़ो पहले। समझ में आया? किसको जोड़ो? मेक इन इंडिया। मतलब ये क्या चाहते हैं कि तुम्हारा पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी हम लेंगे। समझ आया? ये फायदा है या नुकसान? और तैयार भी हो गया फ्रांस, अमेरिका भी तैयार हो गया कि ठीक है हम इंडिया में ही बनाएंगे और तुम्हारे साथ मिलके बनाएंगे। मायने सी बात है। तो हम तो एक खतरनाक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं ना, और यही चकमा हम विश्व के अभी देने में लगे हुए हैं। पूरा विश्व जो है भारत की ओर, यही कारण हो सकता है क्योंकि इनका नेतृत्व ऐसा है कि जो कल तक अपने आप को सहंसा समझ रहा था दुनिया में अपने आप को समझता था कि पूरा दुनिया हमारा है, आज बेचारा झुक गया, मजबूर हो चुका है। इसको कहते हैं नेतृत्व। समझ में आया? क्योंकि यही भारत 47 में भी था, 62 में भी था, 71 में भी था, यही भारत था और आज भी वही भारत है। अंतर है क्या? नेतृत्व क्षमता किसके हाथ में। उसमें भी हमारे ही सेना थे जब चीन से हम पिटा करके आ गए थे, याद आया? यही सेना थी जब पाकिस्तान को हमने छोड़ दिया था जमीन की ले लो बेटा। अब आज यही सेना है कि गलती से वो एगो पड़ाका छोड़ता है तो जैसे हम एटम बम छोड़ दे रहे हैं तुरंत। समझ आया? तो याद रखिएगा, सेना नहीं लड़ती है। कौन लड़ता है? देश का नेतृत्व लड़ता है। सिविल के माइंड में सोचो, कौन लड़ता है? नेतृत्व। आज सेना नहीं लड़ रही, आज देश का पीएम लड़ रहा है। सभी को चकमा दे, क्योंकि पीएम उसको हाथ खाली खोल दिया है कि जो जैसा करे उसके साथ वही करो। तो बताइए, सेना लड़ रही? क्योंकि सेना तो उस समय भी थी। आज कौन लड़ रही है? आज लड़ रहा है देश का सरकार। तो ये हमें समझना होगा कि नेतृत्व क्षमता क्या होता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ों को नहीं समझते। हम लोग फिर आ जाते हैं कहाँ? जाति और धर्म में, महंगाई के गीत गाने लगते हैं। लेकिन हमें पढ़ना होगा कि महंगाई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी देश इंडस्ट्री की ओर बढ़ा है, पहले महंगाई आती है। एक दिन हमने आपको पढ़ाया भी होगा कि जब वो हमारा फ़ोन आया था जिसको 1 रुपया दे के बात होता था, STD, जब मोबाइल आया तो मैंने इस बात एक परिवार का नौकरी गया। लेकिन मोबाइल आने से कि रोजगार कितने मिले? मोबाइल का कवर का दुकान खुला, मोबाइल का रिचार्ज का दुकान खुला, टेम्पल ग्लास का दुकान खुला। बताइए, पहले एक गांव में एक PCO होता था, आज एक गांव में 10-10 को दुकान मोबाइल एसेसरीज के हो गए। तो रोजगार घटे या बढ़े? तो हम लोग को रियल में सही में कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन हम आपको वही पढ़ाएंगे जो देश का हित होगा। खाली बहिष्कार से कुछ होने वाला नहीं है कि मोदी खराब है तो वो खराब है। हमें पॉलिसी समझना होगा। सिविल जो बनते, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप ही PA बनेंगे, क्योंकि मंत्री का SP और DM का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? मंत्री का दिमाग। आया समझ में? क्योंकि आप जो दिमाग देते हैं वही मंत्री जी जो आप ही लिख के देते हैं, मंत्री जी का पढ़ते हैं। यदि आज का राष्ट्रपति हमारे यदि कोई चीज़ों को पढ़ रहे हैं देश के सामने, क्या वो अपने से लिखे हैं? ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है। और इसी में से जो देश के IAS IPS हैं वही इसमें से हैं जो उनको तैयार करके देते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। समझ आया? और यदि हमारा दिमाग ही देश अगेंस्ट रहेगा तो क्या देश का विकास है? संभव ही नहीं। यही करते करते 37 साल पार हो जाएगा, कोई रिजल्ट होगा नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग ही सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो गए। तो हमें पॉलिसी समझना होगा, पॉलिसी क्या होती है। इज इट ओके? तो देखो ये पॉलिसी क्या हो रही है। अब क्या होता है? अब मैटर क्या? 98, ये था 73,
इस समय देश के पीएम कौन? इंदिरा। और इस समय कौन आ गए? अटल। सब्जी में डलाएंगे पट्टल। आया? फिर नेतृत्व में चेंजिंग आया है, नेतृत्व चेंज आ गया। अब हमने क्या कर रहे थे? रेगुलेट कर रहे थे, तो रेगुलेट हमारी लॉस हो रही थी। अब हमने क्या किया? मैनेज करना शुरू कर दिया। कब मैनेज करना शुरू किया? 98 में। तो 1998 में हमने फेमा एक्ट को हमने ब्राउट किया, लाया। क्या किया? और 1999 में 1999 में इसको हमने क्या किया? एडॉप्ट किया, या कह सकते एक्सेप्ट किया एक एक्ट के रूप में। और 2000 ईस्वी से इसको हमने इंप्लीमेंट किया। मीनिंग क्लियर हो गई? कब से हमने इंप्लीमेंट किया? 2000 से हमने इंप्लीमेंट किया, यानी इसको लाया हमने 98 में, एक्सेप्ट या कह सकते हैं हमने इसको मेड एक्ट किया, कानून बनाया इसको 99 में जब करगिल के युद्ध हो रहे थे, और 2000 ईस्वी में इसको हमने क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर हो गई? अब बाबू ध्यान देना, अब होता है कि मैनेजमेंट में क्या था। देखो, मैनेजमेंट के अंतर्गत हम फेमा के अंदर किए कि यदि कोई भी इंसान यदि पैसा को हेरा फेरी करते हुए पकड़ाता है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था यदि पकड़ाता है, तो सबसे पहला इसके लिए हुआ नो जेल। क्या होगा? नो जेल। बताओ, ये आदमी खुश हो गया होगा? क्लियर हो गई? उसके बाद हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो भी आपका अमाउंट पकड़ाया इक्वल टू सीज, जब्त। तीसरा हुआ कि सीज्ड अमाउंट, ध्यान देंगे, सीज्ड अमाउंट इनटू 3, समझ आया? यानी 3 टाइम्स। मतलब सरकार ने कहा कि हम आपको जेल नहीं देंगे भाई साहब, लेकिन जो पैसा आपका पकड़ा है उसको हम सीज कर लेंगे, और जो पैसा पड़ा उसका 3 गुना और आपको जमा करना होगा। क्लियर हो गई? अब इसमें हमारे आ गए राहत फतेह अली खान साहब। राहत इनको दिया जाए, नाम इतना अच्छा है तो राहत इनको मिलेगा। सरकार ने रिलीफ दिया, जेल नहीं देंगे। आप गाना गाइए, लोगों को मनोरंजन कीजिए, कमाइए, कुछ हमको भी दीजिए, कुछ ले भी लीजिए, क्योंकि आज आप पकड़ाए तो इससे पहले भी आपने इस तरह से काम किए होंगे, और यदि नहीं किए होंगे, यदि अल्लाह आपके साथ नहीं दिए, पहले बार में पकड़ा गए, तो जाइए घर बेच के लाइए, पैसा मलकिनी के सोना चांदी बेच के लाइए, बट लाइए तभी छोड़ेंगे, है ना? तो ये है राहत फतेह अली खान। ये कौन थे? पाकिस्तानी सिंगर। ये पकड़ाए थे 7 मिलियन के साथ। कितने के साथ? 70 लाख के साथ ही पकड़ाए थे हेरा फेरी में। तो सरकार ने कहा कि आपके साथ हम जो है साहब लिबरल बनेंगे, आपको पहला नोट जेल, दूसरा 70 लाख दे दीजिए, और तीसरा कहें कि जाइए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन माफ कीजिएगा 7 इन्हें तो हम 70 लाख आपका लिए हैं, और फिर 7 गुना 3 बराबर 21, यानी 21 मिलियन इन्हें और 7 मिलियन इन्हें, यानी इक्वल टू 28 मिलियन भरिए और जो करना है करिए। बताइए हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस? अच्छा, पाकिस्तान जाके देगा? पगला उगला गए हैं? मैंने भारत से निकलेगा तो फिर वो रिटर्न आने वाला है, पाकिस्तान भेजेगा? गजब आपका भी दिमाग है, सिविल की तरह सोचो मेरे दोस्त। फिर इसको खड़ा कर देगा तुरंत, भारत के अगेंस्ट में इनको खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाए कुछ पढ़ के नहीं काम करना होगा। अब हम लोग समझेंगे, तो एक पॉइंट और आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास को आज ड्रॉप करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेबी के नाम सुने हैं? तो सेबी बाबू क्या करता है? सेबी हमारा स्टॉक मार्केट जो होता है, ध्यान देना, स्टॉक मार्केट जो होता है इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब हमारा जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है बाबू लोग? स्टॉक मार्केट में 2 ही कामें होता है, तीसरा नहीं होता है, ध्यान देना। या तो हम बाई करते हैं या तो हम सेल करते हैं। क्या बाई और सेल करते हैं? स्टॉक। जैसे सब्जी मंडी के नाम सुने हो? तो सब्जी मंडी में क्या होता है? सब्जी खरीदो या बेचो, ये होता है ना। अनाज मंडी के नाम सुने हो? अनाज मंडी में क्या होता है? चावल बेचिए, चावल खरीदिए,
फल मंडी में क्या होता है, सारा चीज यही खेल है। उसी तरह एक और मंडी हमें पढ़ना है, जो ऑफिशियल मंडी होगा उस मंडी का क्या नाम है, स्टॉक मार्केट। ये भी मंडी है, ये कौन चीज का मंडी है, स्टॉक मंडी है। क्लियर हो गई। तो अब हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में हम दो चीज देखते हैं, या तो खरीदते हैं या तो हम बेचते हैं। क्या खरीदते हैं क्या बेचते हैं साहब, हम स्टॉक में खरीदते और बेचते हैं। तो हम स्टॉक मार्केट में साहब दो चीजों को हमें स्टडी करना होगा है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे आईपीओ, नाम सुना है, कितने लोगों ने सुना। अभी एलआईसी ने आईपीओ लॉन्च किया था। और एक होता है एफपीओ, एक क्या होता है, एफपीओ। बार बार एग्जाम में यही पूछेगा, इसको समझ जाना है। कोई आप लोग नहीं पढ़े हैं आईपीओ। आईपीओ आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर। और ये होता है फॉलो ऑन, एफ का मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। दोनों में अंतर समझ में आया, क्या है मीनिंग दे रहा है, क्या दे रहा है। देखो आईपीओ का कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। क्या कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट। क्या होता है, मैं बस इतना समझा देता हूं आज। और एपीओ को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट। क्या बोला जाता है बाबू, सेकेंडरी मार्केट। एकदम अपनी भाषा में समझो। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है घर, घर का मतलब होता है किचन। प्रॉब्लम। चलो देखो आईपीओ का प्राइमरी मार्केट क्यों बोला और उसको हम सेकेंडरी मार्केट क्यों बोला। देखो आईपीओ, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा स्टॉक मार्केट है। क्या है हमारा, स्टॉक मार्केट। लिख देता हूं एस एम, स्टॉक मार्केट हो गया। यदि स्टॉक मार्केट में कोई पहली बार अपना स्टॉक को लॉन्च करता है, स्टॉक लॉन्च करता है, इक्वल टू फर्स्ट टाइम। समझ में आया। यदि किसी ने पहली बार स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक को लॉन्च किया, उसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ। तभी एलआईसी पहली बार अपना स्टॉक लॉन्च किया था। क्लियर हो गई। तो जो पहली बार लॉन्च करता है उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, पहली बार। लेकिन अब ये एक बार लॉन्च कर चुका है, बार बार अब लॉन्च करेगा। अब ये क्या कहलाएगा, एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। मीनिंग क्लियर हो गई। तो यदि फर्स्ट टाइम आता है तो आईपीओ कहलाएगा, और फर्स्ट टाइम के बाद वो बार बार मार्केट में आता है। जैसे आप किसी दुकान में पहली बार जाते हो, तो पहली बार जाते हो तो दुकानदार आपको चस्का देता है, कुछ कुछ सामान दे देता है, कि या हो सकता है कि आपको विजिटिंग कार्ड भी दे देता है। देखिए क्या बार बार जाते हैं तो मिलता है नहीं ना। तो जब पहली बार आप जाते हैं तो आपका अपना इंट्रोडक्शन भी देना होता है, अपने बारे में भी बताना होता है। एक दूसरे के साथ हम मिलते भी हैं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवा देता है से भी। समझाया। क्या खरीदना है, क्या बेचिएगा, समझाया। तो ये दोनों कौन करेगा, से भी कर दिया, और उसके बाद ये आपको लॉन्च करवा दिया फर्स्ट टाइम। आपका नाम क्या पड़ गया, क्लियर हो गई। दोबारा आइएगा तो आपका तो रिलेशन बन गया। तो अब आपको क्या करना है, फॉलो। आपने इनिशियल किया, स्टार्टिंग कर दिया। स्टार्टिंग क्या किया, पब्लिक ऑफर दिया। अब तो आपने पब्लिक ऑलरेडी पहले ऑफर दे दिया है। अब आपको क्या करना है, जो चल रहा है मार्केट में उसको फॉलो कर जाना है। अब फॉलो करके हमको क्या करना है, अपने लॉन्च करना है। स्टॉक मार्केट को क्या करना है, लॉन्च करना है। मीनिंग क्लियर हो गई। तो ये क्या होता है, एफपीओ। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। क्या होता है स्टॉक मार्केट। चलिए अभी इतना पहले हम लिखवा, फिगर बन गया सबका, फिगर बना है। तो जल्दी से पहले लिखवा देता हूं एक दो लाइन। आईपीओ इक्वल टू लिखो, आईपीओ इक्वल टू when any company launches its first stage share, when any company launches its first stage share इक्वल टू लिख लेंगे प्राइमरी मार्केट या स्टेज, फर्स्ट स्टेज शेयर हो गया।
इक्वल टू लिख लेंगे प्राइमरी मार्केट या प्राइमरी स्टेज। विश्व में सबसे महंगा इसमें चल रहा था, अली बाबा का नाम सुना होगा, कहाँ का है, लेकिन हाँ अली बाबा का जो हेड हैं जैकमा, अभी आपको पता होनी चाहिए कि कोरोना के टाइम में उन्होंने चीन की सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, जिसके कारण चीन की सरकार उनको ढूंढ रही है। चीन का जो राष्ट्रपति हैं वो दिया ललटेन बार के खोज रहे हैं, और बेचारा अपना जान बचाने के लिए जापान में छुपा हुआ है। कितने लोगों को पता है? यानी चीन में आप चीन के सरकार के अगेंस्ट और पॉलिसी के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और खैर भारत में तो हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गाली भी दे रहे हैं ना। ये हुआ राइट टू एक्सप्रेशन का कुछ ज़्यादा यहाँ मिल गया हमें अधिकार, इसका दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्लियर हो गई? तो अभी जैकमा के जो हम लोग बात करें, जाके आप लोग पढ़िएगा कि अभी बेचारा अपना जान बचाने के लिए किस देश में छुपा हुआ है, और कहाँ छुपा है? जापान में। और जापान और चीन के बीच में बनती नहीं, दोनों एक दूसरे के क्या है? दुश्मन। क्लियर हो गया? तो और तो खतरनाक अब दुश्मन हो गया। पहले तो सरकार के अगेंस्ट बोल करके दुश्मन बना, और दूसरा चीन कहता है कि जो हमारा दोस्त है उसके साथ यदि आप मिलते हैं तो आप हमारा दोस्त हो गए, जो हमारा दुश्मन है उसके साथ आप मिलते तो आप हमारे खतरनाक दुश्मन हो गए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए कि भारत में दलाई लामा। आगे बढ़ जाए, बस जोड़ जोड़ के समझो, सिविलियन का मतलब होता है समझना। आगे बढ़ो भैया। दूसरा लिखेंगे एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में लिखेंगे इफ अ कंपनी अगेन लॉन्चेज इट्स शेयर, इफ अ कंपनी अगेन लॉन्चेज इट्स शेयर, क्या हो जाएगा बाबू? इक्वल टू सेकेंडरी मार्केट। अब शेयर में भी दो चीजों को देखना। आप लोग शेयर मार्केट खेलते हो? कितने लोग खेले हैं? शेयर मार्केट में दूगो तुमको फोटो दिखेगा, एक सांड का दिखता होगा, एक भालू का दिखता होगा। समझ में आती है? तो देखो, मान लिया जाए कि हम किसी चीजों को शेयर, अब इसको हम अपने घर की भाषा में समझते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी बाजार में प्याज के दाम देख रहे हैं 10 रुपये 12 रुपये किलो मिल रहा है, 20 रुपये का 2.5 केजी मिल रहा है, लेकिन यही दिवाली के टाइम में प्याज 100 रुपये किलो हो जाती है। समझ आया? यानी इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे ऐसे और एक हम इसको पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है? तो एस में जो हुआ इसको हम बोलेंगे बुल और इसको हम बोलेंगे बियर। हिंदी बड़ा मजेदार होता है, इसका होता है तेजड़िया और इसका हिंदी होता है मंदड़िया। मंदड़िया मंडड़िया ऐसी होगा आई थिंक, चलो हिंदी गड़बड़ हो सकती है। तो तेजड़िया और मंदड़िया मतलब कोई भी यदि पर्सन यह महसूस करता है कि यह शेयर का दाम ज्यादा से ज्यादा गिरे, शेयर का दाम ज्यादा से ज्यादा गिरे, काहे कि हम खरीद के रख लेंगे, प्याज के दाम और ज्यादा गिरे घर भर के रख लेंगे। ठीक है? तो ठीक है, रेट गिरा, आपने खरीद लिया, तो खरीद लिया, रेट गिरा, आप गिरने की फीलिंग रख रहे थे, ये हमारा बियर का पार्ट हुआ। अब जब रख लिए तो आपको लगता है कि जल्दी जल्दी दाम बढ़े, 5 रुपया के खरीदे थे, जल्दी 100 रुपया होवे कि बेच दे, तो ये आपका क्या हुआ? बुल। तो हमारे मार्केट भी इसी तरह चलते हैं। क्लियर हो गई? हम शेयर भी इसी तरह खरीदते हैं और बेचते हैं। जब शेयर का दाम वैल्यू गिरता है तो हम खरीद लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब इसको जैसे बढ़ेगा बेच देंगे। मीनिंग क्लियर हो गई? जिस तरह से एक दुकानदार, जैसे हमने बताया प्याज का दाम गिरता है तो देखते हैं बाजार में लोग गाड़ी के गाड़ी भर लेते हैं घर में, और फिर 50 रुपये किलो तक आता है तो नहीं निकालते हैं, और बढ़े और बढ़े। जब लगता है कि 80 रुपया हो गया और फिर उसको माइंड में सेट होता है कि अब इससे ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही छठ खत्म होगा सब प्याज पे टूट पड़ेंगे, है ना। अब वो क्या करता है? फटाक से बाजार का खोल देता है गेट। लिया था कैसे? 8 रुपये 7 रुपये किलो, बेच रहा है कैसे? 80 रुपये किलो। तो दिस इज कॉल्ड मंदड़िया या तेजड़िया? तेजड़िया। और जो कम दाम पे लिया था मंदड़िया। ठीक है? तो ये जो सांड का जो फोटो होता है, ये ऐसे एकदम लड़ने वाला रहता है, फिगर वाला देखना, उसका मतलब होता है कि किसी भी चीजों को दाम बढ़ने की बात कर रहा है,
और जो भालू टाइप का एक रहता है बियर, उसका कंसेप्ट होता है कि दाम गिरेगा। ओके, तो सबसे ज्यादा महंगा अभी चल रहा था अली बाबा का, और हमारी भारत सरकार का भी एगो चल रही थी। यदि इसमें देखा जाए तो CIL के नाम सुने होंगे, कोल, तो कोल इंडस्ट्री लिमिटेड जो हमारी भारत सरकार की है, या कोल इंडिया लिमिटेड आप कह सकते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो इस तरह से हमारे शेयर का काम होते हैं। तो आज हम लोग सेवा यहीं तक रखेंगे, अगले दिन मिलते रहेंगे, फिर आगे